वेलकम बैक। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू माय चैनल बायोबिट्स, वेयर वी एक्सप्लोर एंड ग्रो टुगेदर। यहाँ हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइंस के अलग अलग टॉपिक्स जो CSIR नेट, DBT बेट और ICMR नेट जैसे एग्जाम्स में काम आते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन लैकोपेरॉन एंड ऑल्सो ऑन ट्रिप्टोफैन जो पूछे गए थे CSIR नेट और DBT बेट में। ये उस सीरीज का सेकंड पार्ट है और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है लैकोपेरॉन और ट्रिप्टोफैन के ऊपर, उनके लिंक्स भी मैं मेंशन कर दूंगी। आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको आज का वीडियो समझने में हेल्प होगी। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है CSIR नेट जून 2012 से। The lactoperon in E. coli is controlled by both the lac repressor and the catabolite activation protein, that is CAP. In an in vivo experiment with lactoperon, the following observations were made. A. Cyclic AMP levels are high. B. Repressor is bound with allolactose. And C. CAP is interacting with RNA polymerase. तो यहाँ पर हमें कुछ कंक्लूजन्स दिए हुए हैं बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस, और हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंक्लूजन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। और ऑप्शंस हैं, फर्स्ट, ग्लूकोज एंड लैक्टोज आर प्रेजेंट। सेकेंड, ग्लूकोज इज प्रेजेंट एंड लैक्टोज इज अब्सेंट। थर्ड, बोथ आर अब्सेंट। एंड फोर्थ, ग्लूकोज इज अब्सेंट एंड लैक्टोज इज प्रेजेंट। अगर आपको लैकोपेरॉन के रेगुलेशन के बारे में पता है तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत ही सिंपल सा लॉजिक पूछा है, बस CSIR वालों ने उसे घुमा फिरा के पूछा है। तो अब हम वन बाय वन ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, साइक्लिक AMP लेवल्स आर हाई। तो साइक्लिक AMP का लेवल कब हाई होता है ये पता होना चाहिए। तो जब भी ग्लूकोज का लेवल कम होता है तब साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पर ग्लूकोज एक तो कम है या फिर अब्सेंट है। सेकेंड, रिप्रेसर इज बाउंड विथ एलोलैक्टोज। रिप्रेसर एलोलैक्टोज के साथ बाउंड है, मतलब वो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा। और लैकोपेरॉन ऑन है, इसका ये भी मतलब है कि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है। वैसे देखा जाए तो हमें हमारा आंसर दो ऑब्जर्वेशंस में ही मिल गया है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ग्लूकोज अब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है? यस, ऑप्शन नंबर फोर्थ। बट हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। हमेशा पूरा क्वेश्चन पढ़कर ही आंसर देना चाहिए, क्या पता आगे कुछ ट्विस्ट हो। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन भी देख लेते हैं। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन है, कैप इज इंटरैक्टिंग विथ RNA पॉलीमरेज। कैप, जब कैप साइट पर बाउंड होगा तभी वो RNA पॉलीमरेज के साथ इंटरैक्ट कर पाएगा। और कैप कॉम्प्लेक्स को कैप साइट पर बाइंड तब रहेगा जब मीडियम में ग्लूकोज अब्सेंट हो। तो हमें हमारा आंसर मिल गया है। हमारा जो पहले गेस किया हुआ आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IPTG एंड लैक्टोज इज नॉट करेक्ट? और ऑप्शंस है, फर्स्ट, IPTG इज एन एनालॉग ऑफ लैक्टोज। सेकेंड, बोथ IPTG एंड लैक्टोज आर इंड्यूसर्स ऑफ द लैकोपेरॉन। थर्ड, IPTG is not metabolized while lactose is metabolized by the cell. And fourth, both IPTG and lactose need permease for the entry into the cell. तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जहाँ पर हमें अपने लॉजिक्स नहीं लगाने हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। जैसे कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि IPTG लैक्टोज का एनालॉग है और इंड्यूसर भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो करेक्ट है। आज हम कुछ और नई बातें सीखेंगे IPTG के बारे में। तो IPTG इंड्यूसर तो है, बट वो लैक्टोज की तरह मेटाबोलाइज नहीं होता है सेल में। वो बस इंड्यूस करता है लैकोपेरॉन को और उससे ऑन करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। अब बचा ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आधा पार्ट तो करेक्ट है कि लैक्टोज को परमियस लगता है सेल में एंट्री के लिए, बट आधा पार्ट रॉन्ग है। IPTG को परमियस की ज़रूरत नहीं होती है सेल में एंट्री के लिए। इट कैन एंटर द सेल इंडिपेंडेंटली ऑफ परमियस। तो हमें हमारा आंसर मिल गया है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बोथ IPTG एंड लैक्टोज नीड परमियस फॉर एंट्री इनटू द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ट्रांसक्रिप्शन टू अकर इन द लैक्टोज ओपेरॉन एन इंड्यूसर मस्ट बी प्रेजेंट सो दैट। और ऑप्शंस है, ए, द रिप्रेसर कैन बाइंड टू द ऑपरेटर। बी, द रिप्रेसर डज नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर।
C. The inducer can bind to the operator and D. The inducer does not bind to the operator. अगर आपको लैक ओपेरॉन के बेसिक्स पता है तो आप ये इजीली सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर उन्होंने घुमा के पूछा है कि इंड्यूसर का रोल क्या होता है। तो हमें पता है कि इंड्यूसर यहाँ पर लैक्टोज है, तो लैक्टोज रिप्रेसर से इंटरैक्ट करेगा और उसे ऑपरेटर पर बाइंड नहीं होने देगा, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन होते रहेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द रिप्रेसर डज नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इकोलाई cultures A and B are taken. Culture A was earlier grown in the presence of optimum concentration of gratuitous inducer IPTG. Both the cultures are now used to inoculate fresh medium containing suboptimal concentration of gratuitous inducer. It was observed that culture B was unable to utilize lactose, whereas culture A did so efficiently. The reason behind this is, तो यहाँ पर उन्होंने एक सिचुएशन दी है, दो कल्चर्स लिए हैं, उनमें से एक मतलब कल्चर ए को ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन का आईपीटीजी के साथ ग्रो किया और फिर दोनों को सब ऑप्टिमल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आईपीटीजी में इनॉकुलेट किया। अब क्या हुआ कि ए कल्चर तो अच्छे से लैक्टोज को यूटिलाइज कर पा रहा है, बट कल्चर बी उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। तो हमें इस ऑब्जर्वेशन का रीज़न बताना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें दो वर्ड्स को ध्यान में रखना है। यहाँ पे दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, ऑप्टिमम और सब ऑप्टिमल। पहले तो ए को ऑप्टिमम आईपीटीजी के कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो किया, ऑप्टिमम मतलब जितने की ज़रूरत है उतना, फिर दोनों को सब ऑप्टिमल कॉन्सेंट्रेशन के साथ ग्रो किया। सब ऑप्टिमल मतलब जितना ज़रूरी है उससे कम। अब हमारे पास ये दो हिंट्स हैं। अब हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, pre-treatment with IPTG has resulted in a mutation as a result of which lac operon is constitutively expressed. तो भाई ये किस कल्चर के बारे में बोल रहे हो, ये तो बताया ही नहीं, यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया है कि म्यूटेशन किस कल्चर में हो रहा है। तो IPTG से कोई म्यूटेशन होता है ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं बनता, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। अब देखते हैं सेकेंड ऑप्शन। IPTG has made the cell membrane more porous to small molecules and so lactose is taken up more efficiently by A as compared to B. IPTG को परमिएज की ज़रूरत नहीं होती है सेल में एंट्री के लिए, तो पोरस होने का तो सवाल ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब ऑप्शन नंबर सी, इन कल्चर ए लैक्टोज परमिएज वॉज इंड्यूस्ड टू हाई लेवल during pre-treatment with IPTG which allowed the preferential uptake of lactose. अगर हम ऑप्टिमम IPTG देते हैं तो लैक ओपेरॉन ऑन होगा और स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब होंगे और उसमें से एक है परमिएज। अब परमिएज लेवल तो बढ़ेगा सेल में और जब सब ऑप्टिमल कॉन्सेंट्रेशन में भी रखा जाएगा तो भी लैक्टोज अच्छे से अपटेक कर पाएंगे, तो ये करेक्ट लग रहा है। बट हम ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। In culture A, IPTG activated a receptor which bound lactose more efficiently, thereby triggering a signal. भाई IPTG कोई रिसेप्टर वगैरह से एक्टिवेट करता है ऐसा कोई फंडा नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। So the next question is, E. coli proliferates faster on glucose than it does on lactose because lactose is. Options are, first, taken up more slowly than glucose, second, not hydrolyzed by E. coli, third, taken up faster than glucose, and fourth, toxic to the cells. तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो पहले तो फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि लैक्टोज सेल के लिए टॉक्सिक नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो वो लैक ओपेरॉन ऑन करके उसे यूज़ क्यों करता। फिर एलिमिनेट करेंगे हम ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्योंकि हमें पता है कि वो हाइड्रोलाइज हो सकता है। उसे हाइड्रोलाइज करने के लिए ही तो लैक ओपेरॉन को ऑन करके सारे स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी एलिमिनेट होता है। अब बचे ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड, जो एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। हमें पता है कि ग्लूकोज मोस्ट प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स है क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है और वो इजीली मेटाबोलाइज भी हो जाता है और जिस वजह से वो इजीली अपटेक भी किया जाता है। जबकि लैक्टोज नॉन प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स है, मतलब जब ग्लूकोज एब्सेंट रहेगा तभी उसे यूज़ किया जाता है क्योंकि उसे मेटाबोलाइज करने के लिए ज़्यादा स्टेप्स लगते हैं और इजीली अपटेक भी नहीं किया जा सकता।
तो इस तरह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टेकन अप मोर स्लोली देन ग्लूकोज। Next question is, one of the reason why non-substrate inducer, that is IPTG, are preferred over substrate inducer, that is lactose, for induction of an inducible operon is because, and options are, first, they directly interact with the promoter sequence, second, they directly interact with the repressor, third, they directly interact with the operator region, and fourth, they interact with the activation sequences and induces enhancer। तो यहाँ पर भी घुमा फिरा के बस यही पूछा है कि इंड्यूसर का रोल क्या होता है। तो हमें पता है कि इंड्यूसर इंटरैक्ट करता है रिप्रेसर के साथ और उसे ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होने देता। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दे डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द रिप्रेसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के ऊपर जो पूछे गए थे CSIR नेट और DBT बेट में। And that's it for today's video guys. If you like this video then please hit the like button and share with your friends. और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। We will meet you soon in the next video. Until then, take care and bye bye.